नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 अक्टूबर 2018। स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे IL&FS कंपनी के क्राइसिस के बारे में है। डिटेल से जानेंगे क्या ये क्राइसिस हैं और कैसे देश की इकोनॉमी पर इन क्राइसिस का असर पड़ सकता है, शेयर मार्केट क्यों क्रैश हुई और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं इन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। नीचे ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल सर्दियों में डस्ट का एक बादल आ जाता है दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में, तो इसको एड्रेस करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या वो कदम सफिशिएंट होंगे स्मोक को जनरेट होने से रोकने के लिए। बीच में ये बड़ा आर्टिकल गांधी के आइडियाज़ के बारे में है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है, तो इसी कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। कल भी हमने गांधी की विचारधारा से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया था। इस आर्टिकल में कुछ नए पॉइंट्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला केस में जजमेंट से संबंधित है। पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, नया कुछ नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। दूसरे पेज पर यहाँ पे आर्टिकल जजमेंट्स में डिसेंट के बारे में है। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, उन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है और नीचे ये आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। कोट है आज का हो सी का। इन्होंने कहा देखो 20 सेंचुरीज तक सांस्कृतिक रूप से इंडिया ने चाइना को जीता, चाइना के कल्चर पर डोमिनेट किया। आपको याद होगा कि चाइना से बहुत सारे ट्रैवलर्स आए इंडिया में सीखने के लिए बुद्धिज्म और दूसरी चीज़ों को। तो कहा यह जाता है इंडिया ने एक भी सैनिक नहीं भेजा चाइना में, फिर भी 20 सेंचुरीज तक इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर इस्टेब्लिश की चाइना पे, चाइना को सांस्कृतिक रूप से जीता। तो इंडिया और चाइना का कभी कंपैरिजन हो तो आप इस कोट का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IL&FS क्राइसिस के बारे में। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फुल फॉर्म क्या है IL&FS की? इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये देखो ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी कंपनी है जो कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देती है। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, गिफ्ट सिटी गुजरात में को डेवलप की जा रही है IL&FS के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस जो टनल प्रोजेक्ट है उसको भी फाइनेंस किया जा रहा है IL&FS के द्वारा। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार से कॉन्ट्रैक्ट भी लिया जाता है IL&FS के द्वारा। क्या ये सरकारी कंपनी है? नहीं, देखो ये सरकारी कंपनी नहीं है। किस किस कंपनीज का पैसा लगा है IL&FS में एक बार आप नज़र डाल लीजिए। LIC की हिस्सेदारी है 25.34%, SBI की हिस्सेदारी है 6.42%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 7.67%, HDFC की 9.02%, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की 12.56% और IL&FS एम्प्लॉई वेलफेयर ट्रस्ट 12% और सबसे लास्ट में जापान ओरिक्स कोप्स 23.54%। ये तो हमने बेसिक जानकारी डिस्कस की। जानते हैं क्राइसिस क्या है। जैसा हमने डिस्कस किया, ये कंपनी इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। इस कंपनी ने बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर दिया जहां से रिटर्न्स आना स्टार्ट होंगे 20 से 25 साल बाद। लेकिन देखो अभी तो कंपनी चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए ना, एम्प्लॉइज़ को देने के लिए, कंपनी के ऑपरेशंस चलाने के लिए। तो अपने डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए इस कंपनी ने लोन लिया काफ़ी सारे सोर्सेज से। किसी बैंक से ले लिया, CDB से ले लिया, जहाँ से भी मिला लोन ले लिया इस कंपनी ने। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये आ गई, लोन वापस नहीं दिया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। ये कंपनी कहती है हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, हम लोन कहाँ से वापस करें। एक बात आप ये समझिएगा, ऐसा नहीं है इस कंपनी के पास पैसे हैं ही नहीं। इस कंपनी के पास पैसे तो हैं, लेकिन वो इन्वेस्टेड हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में और वहां से रिटर्न्स आएंगे 20 से 25 साल बाद। लेकिन अभी तो लोन चुकाना था, लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। 450 करोड़ का लोन चुकाना था CDB को, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन डिफॉल्ट कर गई ये कंपनी। वैसे देखो पैसे ना होने का एक रीज़न ये भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से डेवलप नहीं हो रहे हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में टाइम लग रहा है। 90 बिलियन रुपीज़
की पेमेंट पर डिस्प्यूट है गवर्नमेंट के साथ। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से लिक्विडिटी नहीं है, मतलब कैश में पैसे नहीं है IL&FS के पास। इसी वजह से मार्च में बॉन्ड भी नहीं इशू किया जा सका था IL&FS के द्वारा। उस समय रीजन ये दिया गया था इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा बॉन्ड यील्ड मांग रहे हैं। इस सिचुएशन में चूंकि देखो एक ऐसी कंपनी जो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देती है, उस कंपनी के पास खुद के पास ही पैसे नहीं है अपना लोन वापस चुकाने के लिए, मतलब कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब है। क्रेडिट रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा गिर गई IL&FS की। इस क्राइसिस से पहले क्रेडिट रेटिंग्स थी AA+ और A1+, लेकिन अब जंक स्टेटस मिल गया है इस कंपनी को। क्रेडिट रेटिंग से होता क्या है, देखो जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी होती हैं उनको लोन आसानी से मिल जाता है। क्योंकि अब जंक स्टेटस मिल गया है इस कंपनी को, अब तो लोन भी आसानी से नहीं मिलेगा। तो ये हमने समझा IL&FS के क्राइसिस हैं क्या। देखो जब इस कंपनी के क्राइसिस बाहर आए तो शेयर मार्केट में एकदम से गिरावट देखने को मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर ये कंपनी डूबती है तो कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है। LIC का पैसा लगा है, जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, LIC का पैसा लगा है, SBI का पैसा लगा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा लगा है, बहुत सारी कंपनीज का पैसा लगा है IL&FS में। इवन इस कंपनी के म्यूचुअल फंड्स को बहुत सारी कंपनीज ने परचेज किया है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने इस कंपनी में पैसा लगा के रखा है। अगर ये कंपनी फेल होती है तो इसका असर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज और बहुत सारे बैंक्स पर देखने को मिलेगा। इसी डर से शेयर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। आप इसको जोड़ सकते हो 2008 में USA में जब लेमन ब्रदर्स बैंक फेल हुआ था तो उसका डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला था, यानी कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिला था और फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे USA में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है हम ऐसा इंडिया में नहीं होने देंगे, मतलब इस कंपनी को फेल नहीं होने देंगे। इस कंपनी को अपना लोन चुकाने के लिए पैसा चाहिए, हम लिक्विडिटी यानी पैसा अरेंज करके देंगे इस कंपनी को। कहा यह जा रहा है LIC जिसमें गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हिस्सेदारी है, गवर्नमेंट LIC को बोल सकती है कि आप IL&FS में अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज कीजिए। LIC अगर हिस्सेदारी इंक्रीज करती है IL&FS में, मतलब IL&FS को रिक्वायर्ड लिक्विडिटी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा अपना लोन वापस चुकाने के लिए। सबसे पहला फैसला तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिया है, अभी जो करंट मैनेजमेंट है IL&FS की, उस मैनेजमेंट में गलती है। उन्होंने इस पूरे इश्यू को अच्छे से मैनेज नहीं किया। उन्हीं की मिस मैनेजमेंट की वजह से आज ये कंपनी क्राइसिस के दरवाजे पर आ गई है। तो इस कंपनी के बोर्ड में एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवी लोगों को लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे उदय कोटक जिनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है फाइनेंस सेक्टर का, GC चतुर्वेदी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं ICICI बैंक के, GN वाजपेयी ये सेबी के फॉर्मर चेयरपर्सन हैं और LIC के भी फॉर्मर चेयरपर्सन हैं। इन अनुभवी लोगों को लाने से IL&FS कंपनी के बोर्ड में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स को लगेगा कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर देखो इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा तो शेयर मार्केट में गिरावट नहीं देखने को मिलेगी और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ सके। अब देखो 3 इश्यूज हैं जो इमर्ज होके आते हैं। सबसे पहला इश्यू, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में कोई करप्शन हुआ हो, बस बात इतनी है कि इस कंपनी ने उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जहां से रिटर्न्स आएंगे 20 से 25 सालों के बाद। अब देखो ऐसे प्रोजेक्ट्स में किसी ना किसी को तो इन्वेस्ट करना होगा ना। इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया, अब इस कंपनी के पास पैसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI ये इंश्योर करे कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं, 20 से 25 सालों के लिए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस आसानी से उपलब्ध हो जाए। क्योंकि हमारा देश काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ना चाहिए। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पैसा नहीं मिल पाता है तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा हमारे देश में? ये पहला इश्यू है। दूसरा इश्यू, देखो ये कंपनी IL&FS RBI के लिए सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। 1,15,000 करोड़ की कंपनी है, 90,000 का डेट है। तो क्या RBI सोई हुई थी? RBI को नहीं पता लग रहा था कि इस कंपनी में क्राइसिस चल रही है? क्या RBI पहले नहीं जाग सकती थी? तो RBI की रेगुलेशन में भी कहीं ना कहीं गलती है। तीसरा इशू, वो कंपनीज जिनका पैसा लगा है IL&FS में, LIC और SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ये भी तो सो रही थी। इनको क्या नहीं पता लग रहा था
कि IL&FS ऐसी कंपनी जिसमें हमारा पैसा लगा है, उस कंपनी की मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, हम मैनेजमेंट को बदल दें। नहीं, समय रहते इन सब कंपनीज ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैनेजमेंट को बदला जाए। जो पर्सन्स मिसमैनेज कर रहे हैं पूरी कंपनी के अफेयर्स को, उन पर्सन्स को पद से हटाया जाए और नए पर्सन्स की नियुक्ति हो। वैसे देखो, सरकार की भी गलती है। सरकार को पहले ही जाग जाना चाहिए था। सरकार ने ये जो डिसीजन लिया कि हम इस कंपनी को डूबने नहीं देंगे, अच्छा डिसीजन है, लेकिन आप समय रहते ये डिसीजन लेते तो शेयर मार्केट में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलती जितने की आ चुकी है। तो ये इश्यूज हैं जो हमने IL&FS क्राइसिस से निकाले। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको टाइम करना है। IL&FS को रेस्क्यू करना जरूरी है, बचाना जरूरी है डूबने से, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है उन इश्यूज के लिए सॉल्यूशंस खोजना जिनकी वजह से क्राइसिस आए हैं IL&FS में। इस स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपने देखा होगा सर्दियों में दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया की जो दूसरी सिटीज हैं वहां पर डस्ट का या फिर स्मोक पार्टिकल्स का एक बादल सा आ जाता है। इस प्रकार का मौसम हो जाता है सर्दियों में, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और मास्क लगा के घूमना पड़ता है ताकि ठीक से सांस लिया जा सके। रीजंस की बात कर लेते हैं। सर्दियों में स्मोक क्यों जनरेट होता है नॉर्थ इंडिया समेत दिल्ली में? देखो, मेजर रीजंस रिस्पॉन्सिबल स्मोक के लिए हैं रोड डस्ट, मतलब सड़क पे और सड़क के आसपास मिट्टी पड़ी रहती है और व्हीकल्स जब सड़क पे चलते हैं तो वो मिट्टी उड़ती रहती है। दूसरा, बड़े व्हीकल्स से निकलने वाला पोल्यूशन। ये मेजर रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं स्मोक के लिए। लेकिन 20% जो स्मोक होता है वो फार्मर्स के द्वारा पैडी स्टबल को जलाने से होता है। होता क्या है, खरीफ सीजन में पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद किसानों के पास समय काफ़ी कम होता है रबी की फसल के लिए बीज बोने के लिए। इस वजह से पैडी फसल के रेजिड्यूज जो बच जाते हैं उनको किसानों के द्वारा जला दिया जाता है। अगर देखो मैनुअली उन्हें काटा जाए उन रेजिड्यूज को, एक तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया अगली फसल के बीज बोने के लिए समय काफ़ी कम होता है किसानों के पास। दूसरा, अगर पैडी फसल के रेजिड्यूज को मैनुअली काटा जाएगा तो बहुत ज़्यादा लेबर को हायर करना पड़ेगा किसानों को, ये महंगा भी पड़ता है। तो शॉर्टकट अपनाया जाता है किसानों के द्वारा, उनके द्वारा पैडी क्रॉप के रेजिड्यूज को जला दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, सर्दियों में यानी विंटर सीजन में पंजाब, हरियाणा, यहाँ से विंड्स चलती हैं दिल्ली की तरफ और दूसरी तरफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से भी विंड्स चलती हैं दिल्ली की तरफ जो कि मॉइस्चर लेके आती हैं। इसी वजह से स्मोक आता है पंजाब और हरियाणा से और मॉइस्चर आता है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, तो स्मोक क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। इस इशू को लेके काफ़ी बवाल भी मचा था पिछले साल। सरकार क्या कर रही है, हर साल सर्दियों में स्मोक जनरेट होता है, फिर भी सरकार इनफ स्टेप्स नहीं लेती ताकि इस स्मोक को जनरेट होने से रोका जा सके। तो उस समय सरकार जाग गई थी। सरकार ने कहा, पिछले साल की बात हम कर रहे हैं, सरकार ने उस समय कहा देखो इस साल तो स्मोक जनरेट हो गया लेकिन अगले साल हम नहीं होने देंगे। और अगले साल यानी इस साल की विंटर भी अब आने वाली है। देखो, जनवरी से ही सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि फार्मर्स को समझाया जा सके कि आप क्रॉप रेजिड्यूज को जलाइए मत। उनको मशीनें प्रोवाइड की जा रही हैं सस्ते दामों पर। मशीनों के नाम याद रख लीजिए, आंसर अगर आप लिखोगे तो इन मशीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। हैप्पी सीडर, पैडिस्ट्रा, चोपर्स या फिर जीरो टिल ड्रिल। इन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है पैडी क्रॉप रेजिड्यूज को मशीनों की सहायता से काटने के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट्स किसानों को सब्सिडी दे रही हैं इन मशीनों को परचेज देने के लिए। 50% सब्सिडी दी जा रही है किसानों को और सिर्फ 25% दाम पर ये मशीनें मिल रही हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो इन इक्विपमेंट्स को रेंट पर दे सकती हैं किसानों को। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट्स को 650 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा तो देखो पैडी खेती पंजाब में होती है, इसलिए पंजाब में लक्ष्य ये है 15 अक्टूबर से पहले पहले इस प्रकार की 24,315 मशीन्स को प्रोक्योर किया जाए। एक टास्क फोर्स
जिसके हेड हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स शामिल हैं और नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल हैं। ये टास्क फोर्स लगातार मिल रही है जनवरी से ही, कैसे न कैसे करके इस बार सर्दियों में स्मोक को क्रिएट होने से रोका जा सके। लेकिन देखो, दो तरह के चैलेंजेस हैं। पहले तरह का चैलेंज ये है, किसानों को सिर्फ मशीन उपलब्ध करवाने से काम नहीं चलेगा। किसानों के अंदर ये भ्रम है, अगर इन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा पैडी फसल के रेजिड्यूज को हटाने के लिए, तो उनके सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और फसलों की पैदावार बहुत ज़्यादा घट जाएगी। मतलब मशीन्स होते हुए भी किसान मशीन्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सरकार को संवाद इस्टेब्लिश करना होगा किसानों के साथ, उनको समझाना होगा, देखो ये सिर्फ आपका भ्रम है, इन मशीन्स का इस्तेमाल अगर किया जाता है तो सॉइल पे किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहले तरह का चैलेंज है। दूसरी तरह का चैलेंज है, देखो आर्टिकल की शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि सर्दियों में स्मोक जो ये जनरेट होता है उसके लिए 20% रिस्पॉन्सिबल है स्टबल बर्निंग, बाकी 80% जो स्मोक क्रिएट होता है दूसरे सोर्सेज की वजह से होता है। सरकार सिर्फ एक फैक्टर पे फोकस कर रही है, स्टबल बर्निंग, लेकिन दूसरे फैक्टर्स पर सरकार के द्वारा फोकस नहीं किया जा रहा है। दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन रूल्स ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन रूल्स को सख्ताई से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है ताकि कंस्ट्रक्शन के दौरान डस्ट ना उड़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं कम से कम हो, और वो व्हीकल्स जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैसेस को एमिट कर रहे हैं ऐसे व्हीकल्स को जब्त किया जाए। उनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। सड़कों के आसपास पेड़ उगाने की आवश्यकता है और इंडस्ट्रीज से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उनको भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें सरकार के द्वारा की जा सकती हैं अगर सरकार वास्तव में विंटर में जनरेट होने वाले स्मोक को रोकना चाहती हैं। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि स्टेक होल्डर्स को समझाया जा सके, उनको परस्यूड किया जा सके कि आप स्टेबल बर्निंग की प्रैक्टिस मत अपनाइए। क्या आप सोचते हो ये स्टेप्स सफिशिएंट हैं, यानी पर्याप्त हैं दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया के दूसरे पार्ट्स में सर्दियों में जो स्मोक जनरेट हो जाता है उसे जनरेट होने से रोकने के लिए? आप देखो ना कहोगे, आप कहोगे नहीं ये स्टेप्स सफिशिएंट नहीं हैं, दूसरे स्टेप्स पे भी सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि स्टेबल बर्निंग से सिर्फ 20% स्मोक जनरेट होता है। क्वेश्चन वैसे दूसरी फॉर्म में भी आ सकता है, सर्दियों में स्मोक क्यों जनरेट होता है नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट्स में, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं स्मोक की इस समस्या को एड्रेस करने के लिए? नेक्स्ट आर्टिकल गांधी की विचारधारा के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स के साथ आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। गांधी की विचारधारा में सत्य यानी ट्रुथ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है। आप कुछ भी ले लीजिए, सत्याग्रह, स्वराज, अहिंसा, आश्रम, ब्रह्मचर्य, यजना, चरखा, खादी और फाइनली मोक्ष, इन सब की जो सेंट्रल एक्सिस है वो ट्रुथ ही है। आज भी देखो हमारी कलेक्टिव लाइफ में किसी प्रकार के क्राइसिस होते हैं तो हम गांधी की विचारधारा को देखते हैं, गांधी के विचार किस प्रकार से थे, क्या हम उनको फॉलो कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इवन हमारे देश में डेमोक्रेटिक क्राइसिस हों या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्राइसिस हों, उनको एड्रेस करने के लिए गांधी की विचारधारा बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। गांधी देखो अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते थे, इनर वॉइस को सुनते थे। इसी वजह से काफ़ी बार पटेल, नेहरू वो गांधी के विचारों से सहमत नहीं होते थे। उनको लगता था गांधी ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट जब पीक पे होती थी तो उसको रोकने का निर्णय लिया जाता था गांधी के द्वारा। एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होना, ये सब चीज़ें चुकाने वाली होती थी, लेकिन इन सिचुएशंस में गांधी सिर्फ अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते थे। गांधी ये नहीं देखते थे पॉलिटिकल कंपल्सन क्या है, क्या इससे हमारा इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम जो है वो धीमा पड़ जाएगा, नहीं, ये सब बातों गांधी नहीं सोचते थे। सिर्फ इनर वॉइस पे फोकस किया जाता था। जैसे इस आर्टिकल में एक किस्सा बताया जाता है, ज्यूस के जो लीडर्स थे उन्होंने गांधी के डांडी मार्च का समर्थन किया था, लेकिन बाद में गांधी ने कहा ज्यूस को आप मिडिल ईस्ट में अपना घर बना सकते हो, लेकिन जो लोकल लोग हैं
उनकी सहमति के बाद उनके साथ गुडविल इस्टेब्लिश करके, तो जूस के लीडर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए थे। उनको लगा कि हमने तो गांधी के हर एक मूवमेंट का समर्थन किया, लेकिन वो अब इस प्रकार की बात क्यों बोल रहे हैं। लेकिन रीज़न वही निकलता है, उन्होंने हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी, अपनी इनर वॉइस सुनी। इसी वजह से काफ़ी बार ये देखने को मिलता था पॉलिटिकल कंपल्सन एक डायरेक्शन में जाती थी और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ दूसरी डायरेक्शन में जाती थी। इसी वजह से कई लीडर्स को लगता था गांधी ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हो गांधी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो लिखने के लिए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जजमेंट्स में डिसेंट के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। शुरुआत में आर्टिकल में बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अभी हाल फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट फैसले आए इस प्रकार से आए, जैसे आधार केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 4-1 से। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपना जजमेंट अलग से लिखा और डिसेंट जाहिर की। सबरीमाला केस का फैसला भी 4-1 से आया। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अपना फैसला अलग से लिखा और डिसेंट जाहिर की। और इवन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के मामले में जो फैसला आया वो भी 2-1 से आया। उस मामले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी डिसेंट जाहिर की। आर्टिकल के द्वारा कहा जाता है, देखो जजमेंट्स में डिसेंट होना ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन वो जज जो डिसेंट जाहिर करते हैं जजमेंट में, उनको अपने विचारों को सस्टेन करना चाहिए ताकि आगे जाके वो लॉ में कन्वर्ट हो सकें। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं इस आर्टिकल में जजमेंट्स के, वो सब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बताया जाता है कई केसेस में कैसे जिन जजों ने जजमेंट में अपनी डिसेंट जाहिर की थी, उन्होंने अपनी डिसेंट को लंबे समय तक सस्टेन किया और आखिरकार उनके जो व्यूज़ थे वो लॉ में कन्वर्ट हुए। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट में जिन जजेस ने डिसेंट जाहिर की थी वो अपने व्यूज़ को सस्टेन नहीं कर पाए और इवेंचुअली बेसिक स्ट्रक्चर को मानने लगे। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला जाता है आर्टिकल में, जो भी जजमेंट्स लिखी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा, वो जजमेंट बिल्कुल स्टिक होनी चाहिए, यानी सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जज ने ऐसा सोचा तो क्या रीजनिंग लगाई, क्योंकि देखो हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करती हैं। अगर जजमेंट क्लियर नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी क्रिएट होगी, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने में, इस्टेब्लिश करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तीसरा पॉइंट, आरोप ये लगता है काफ़ी बार जजेस के बीच पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है। इसी वजह से डिसेंट आती है जजमेंट्स में। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 मामलों में अपनी डिसेंट जाहिर की, तो क्या ये पॉलिटिक्स का मैनिफेस्टेशन है? देखो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है कि जजेस के बीच पॉलिटिक्स होती है, इसी वजह से जजमेंट्स में डिसेंट भी देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 4 इश्यूज पे फोकस किया। सबसे पहले हमने ILFS कंपनी में जो क्राइसिस हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया। दूसरे नंबर पे हमने जाना विंटर सीजन में दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की कुछ सिटीज़ में स्मोक जनरेट हो जाता है, उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या वो कदम सफिशिएंट साबित होंगे सर्दियों में स्मोक की समस्या को एड्रेस करने के लिए या फिर नहीं। तीसरे नंबर पे हमने गांधी के कुछ विचारों को डिस्कस किया और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया जुडिशरी के जजमेंट्स में डिसेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।